हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम है एवोल्यूशन। और ये जो वीडियो है एवोल्यूशन चैप्टर के ऊपर, ये क्विक रिवीजन वीडियो होने वाली है क्योंकि इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है। चाहे हम बोर्ड एग्जाम के लिए बात करें या फिर हम नीट एग्जाम के लिए बात करें, नीट में जब भी यहाँ से क्वेश्चन आता है सिंपल क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है सिंपल आता है। और इस चैप्टर में कुछ खास समझने लायक है भी नहीं। इसमें सिर्फ क्या है, आपको थ्योरीज पढ़नी है, थ्योरीज को समझना है क्या बताया गया है, ठीक है। और एक या दो एक्सपेरिमेंट जो आपको पढ़ने हैं कि वो उन्हें कैसे कंडक्ट करा गया था। आपको इस चैप्टर के अगर नोट्स चाहिए या फिर बायोलॉजी क्लास 12 किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले एवोल्यूशन अगर हम पढ़ रहे हैं तो एवोल्यूशन होता क्या है, ठीक है। एवोल्यूशन बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है, जो एक ब्रांच है बायोलॉजी की, इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि अर्थ पे लाइफ कैसे फॉर्म हुई और वो कैसे इवॉल्व हुई, ठीक है। सेकंड हमारा आता है यूनिवर्स और अर्थ और लाइफ का फॉर्मेशन। तो देखिए, जो यूनिवर्स है हमारा वो बना था 20 मिलियन साल पहले। जो अर्थ है वो हमारी बनी 4.5 बिलियन साल पहले। और जो हमारी लाइफ है, मीन्स अर्थ पे जो लाइफ है, वो अपेयर हुई 4 बिलियन ईयर बैक, यानी 4 बिलियन साल पहले। अब देखिए, इसमें आती है एक हमारी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है कि यूनिवर्स किस तरीके से फॉर्म हुआ। बिग बैंग थ्योरी में कहा गया ए सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म। बिग बैंग थ्योरी क्या थी कि एक सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ हमारे ब्रह्मांड में जिसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा था और इस एक्सप्लोजन के बाद हमारे जो यूनिवर्स है और जो गैलेक्सीज है वो उनका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, हमारे सन का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। और इस तरीके से यूनिवर्स बनता गया। वाटर वेपर, मीथेन, CO2 एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम मोल्टन मास कवर्ड द अर्थ सरफेस। अब देखिए, जब बिग बैंग थ्योरी के बाद सब कुछ बना, सब प्लैनेट्स बने, तो उसी में एक प्लैनेट हमारा आया अर्थ। तो अर्थ की सरफेस पे जो भी हमारा मोल्टन मास था, मीन्स जो भी मोल्टन मास पड़ा हुआ था अर्थ पे, उनसे कुछ वाटर के वेपर रिलीज हुए, मीथेन रिलीज हुई, CO2, अमोनिया, ये सब रिलीज होने लगा। द यूवी रेज ब्रेकअप वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जैसे आपको पता है कि जो हमारा सन है वो यूवी रेज क्या करता है, छोड़ता है। अभी हमारे पास क्या है, ओजोन लेयर है। लेकिन जब अर्थ नई नई बनी थी तो उसके पास कोई भी ओजोन लेयर नहीं थी, जिसकी वजह से जो यूवी रेज थी उन्होंने क्या करा, जो वाटर मॉलिक्यूल थे अर्थ पे उन्हें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक करा। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे ब्रेक करने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता गया, वाटर वेपर बने, बारिश हुई, ठीक है, और ओशन बने। ये सब चीजें आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएंगी, लेकिन हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे नोट्स में उन्हें इंक्लूड नहीं करा है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ पनस्पर्मिया या फिर स्पोर थ्योरी। ये थ्योरी जो है लाई गई थी कि जो अर्थ है उस पर लाइफ कैसे आई, ठीक है। तो इसमें बताया गया यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर। जो लाइफ की यूनिट्स हैं जिन्हें हम स्पोर कहते हैं, उन्हें अलग अलग प्लेनेट पे ट्रांसफर करा गया, जिसमें से अर्थ भी एक थी। लेकिन अर्थ पे स्पोर्स जो है डेवलप हो गए और वहां से लाइफ की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई और बाकी प्लैनेट्स पे वो डेवलप नहीं हुए। लेकिन इस थ्योरी को पूरी तरीके से साइंटिस्टों द्वारा नकार दिया गया। मीन्स इस थ्योरी को साइंटिस्टों ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उसके बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इस थ्योरी में बताया गया लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रूटिंग मैटर, कि जो लाइफ है वो सड़े हुए पदार्थों से हमारी बनी है, ठीक है। लेकिन इस थ्योरी को नकार दिया गया क्योंकि लुइस पेस्ट ने एक्सपेरिमेंट करा जिसमें बताया गया कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से अरोज होती है, ठीक है। लेकिन वो भी इस तरीको इस मतलब इस चीज को पूरी तरीके से बता नहीं पाए कि जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है वो कहां से आती है, ठीक है। लुइस पेस्चर डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ केम ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग यानी जो पहले से एग्जिस्ट कर रही हो उससे आती है। ही शोड इन प्री स्टेलाइज्ड फ्लास्क लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड यीस्ट। अब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के में क्या करा, एक फ्लास्क लिया और उसमें किल्ड यीस्ट को डाला, ठीक है। और क्या करा, उस फ्लास्क को पूरा बंद कर दिया ताकि उसमें कोई भी एयर पास ना हो पाए। तो उन्होंने क्या देखा कि उस किल्ड यीस्ट वाले फ्लास्क पे कोई भी हमें
न्यू ऑर्गेनिज्म देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं उन्होंने एक दूसरा फ्लास्क लिया जिसे उन्होंने ओपन टू एयर रखा, मीन्स उसके मुंह को नहीं बंद करा, उसके मुंह को क्लोज नहीं करा, उसे ओपन रहने दिया और उसमें किल्ड यीस्ट को रखा। तो जब उन्होंने उसमें किल्ड यीस्ट को रखा तो उन्होंने देखा कि नए लिविंग ऑर्गेनिज्म किल्ड यीस्ट बैक्टीरिया के पास डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां से उन्होंने बताया कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है। लेकिन जैसे मैंने बताया, ही डिड नॉट आंसर हाउ फर्स्ट लाइफ केम ऑफ अर्थ, वो ये नहीं बता पाए कि अर्थ पे पहली लाइफ कैसे आई। उसके बाद हमारी आई केमिकल थ्योरी, ओप्रियन ऑफ रशिया एंड हाल्डेन ऑफ इंग्लैंड। देखिए, तो ये दो साइंटिस्ट के नाम आप याद रखिए, नीट में पूछा जाता है। ओप्रिन जो रशिया के थे और हाल्डेन जो इंग्लैंड के थे, उन्होंने अपनी केमिकल थ्योरी दी जिसमें उन्होंने कहा फर्स्ट ऑफ लाइफ could came from pre-existing non-living organic molecule and that formation of life proceeded by chemical evolution। उन्होंने कहा कि जो पहली लाइफ है अर्थ पे वो आई नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मीन्स जैसे हमारा आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, कुछ हमारे अमीनो एसिड हो गए, इन सब से हमारी जो लिविंग लाइफ है वो डेवलप हुई। और ये सब चीजें मीन्स इनके धीरे धीरे एवोल्यूशन होने से, मीन्स केमिकल एवोल्यूशन होने से सेल बना, फिर यूनिसेल्युलर से मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बने और इस तरीके से ये एवोल्यूशन पूरा चला। तो इस केमिकल थ्योरी को ज्यादा एक्सेप्ट करा गया और इसे माना जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है कि जो हमारे नॉन लिविंग मॉलिक्यूल है वो कैसे बने। ठीक है, तो एस एल मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट करा 953 में, जिसमें उन्होंने क्या करा, एक क्लोज्ड फ्लास्क में अमोनिया, हाइड्रोजन और मीथेन को इकट्ठे डाला। ठीक है, और उन्होंने क्या करा, वहां पे एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी जो टेम्परेचर था उसे 800 डिग्री सेल्सियस करा और वहां पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मीन्स जैसे पहले जब अर्थ फॉर्मेशन हुआ था तो वहां पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी कुछ बिजलियां गिरती थी, जैसे अभी आप बारिश में देखते हैं उस तरीके से वहां पे बिजली गिराई और टेम्परेचर करा 800 डिग्री सेल्सियस। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा उसमें अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और इस तरीके से और भी एक्सपेरिमेंट हुए तो हमने देखा कि वहां पे प्रोटीन बन रहा है, लिपिड बन रहा है। ठीक है, मीन्स जो चीजें हमारे सेल में पाई जाती हैं। तो इसीलिए जो केमिकल थ्योरी है हमारी, उसे वाइडली एक्सेप्ट करा जाता है कि इसके बेसिस पे ही हमारी फर्स्ट लाइफ आई अर्थ पे। ठीक है, उसके बाद हम इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जो है फिटनेस। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डार्विन के अकॉर्डिंग फिटनेस क्या है और ये किस तरीके से एवोल्यूशन में हेल्प करता है। इसका पहला आंसर है, अकॉर्डिंग टू डार्विन फिटनेस रिफर टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। मीन्स डार्विन के अनुसार जो फिटनेस है वो है, उनका मतलब है रिप्रोडक्टिव फिटनेस से। मीन्स जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा रिप्रोडक्शन करेगा वो उतना ज्यादा फिट होगा, मीन्स जो अपनी ज्यादा प्रोजेनी बनाएगा वो ज्यादा फिट होगा। Those who are better fit in an environment leave more progeny than other and therefore will survive more and hence are selected by nature. This is called natural selection. उसके बाद उन्होंने एक नेचुरल सिलेक्शन बताया कि किस तरीके से फिटनेस हेल्प करती है एवोल्यूशन में। तो उन्होंने बताया वो ऑर्गेनिज्म जो ज्यादा इन्वायरमेंट में अच्छे तरीके से फिट होंगे, यानी इन्वायरमेंट में अच्छे तरीके से रिप्रोडक्शन करेंगे, वो अपनी मोर प्रोजेनी को छोड़ेंगे, मीन्स मोर प्रोजेनी प्रोड्यूस करेंगे, मीन्स वो मोर प्रोजेनी प्रोड्यूस करेंगे और इस वजह से वो उस इन्वायरमेंट में ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे। और जो प्रोजेनी वो छोड़ेंगे उनमें से जो हेरिटेबल कैरेक्टर होंगे जिन्हें नेचर सेलेक्ट करेगा, मीन्स ये अभी आप पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे नेचुरल सिलेक्शन ऑफ मोथ, उसमें आप अच्छे से समझेंगे नेचुरल सिलेक्शन होता क्या है। तो मीन्स जो हेरिटेबल कैरेक्टर होंगे उन्हें नेचर सेलेक्ट करेगा कि कौन आगे सर्वाइव करेगा और कौन नहीं। ये जो प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, इसे हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, और ये एवोल्यूशन कॉज करता है ह्यूमंस में या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में। उसके बाद हम पढ़ते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स हैविंग सेम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। ऐसे ऑर्गन जिनकी जो स्ट्रक्चर है इंटरनली वो सेम होती है लेकिन उनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट होता है। जैसे पैटर्न ऑफ बोन ऑफ फोरलिम्स ऑफ वेल, बैट एंड ह्यूमन। जो पैटर्न है हाथ की हड्डियों का वेल में, बैट में और ह्यूमन में सेम है, ठीक है, लेकिन उनका फंक्शन अलग अलग है। जैसे ह्यूमंस में हम क्या करते हैं, वर्क करने के लिए यूज करते हैं, वेल्स में वो अपना स्विमिंग के लिए यूज करती हैं, बैट्स उड़ने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, और ये जो एवोल्यूशन है ये डाइवर्जेंट है।
अब ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्यों है, हम ये समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए अगर हमारा कोई एंसेस्टर है, ठीक है, क्योंकि बोन का जो पैटर्न है वो सेम है, तो हम मान लेते हैं कि हम एक ही एंसेस्टर से क्या हुए हैं, आगे डेवलप हुए हैं। तो एक ही एंसेस्टर से डेवलप हुए हैं, लेकिन हमारा जो मेथड है वो अलग अलग है, मीन्स हम अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, मीन्स ये डाइवर्ज हो रहा है, फैल रहा है। तो ऐसे एवोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। जैसे नाम से पता चल रहा है, डाइवर्जेंट मीन्स डाइवर्स हो रहा है, मीन्स फैल रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं एनालॉगस ऑर्गन की। ये क्या होते हैं, ऑर्गन हैविंग डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बट हैव सेम फंक्शन। ऐसे ऑर्गन जिनकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होती है लेकिन उनके जो फंक्शन है वो सेम होती है, क्या कहलाते हैं, एनालॉगस ऑर्गन। एग्जाम्पल की बात करें, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। जो बटरफ्लाई और बर्ड्स की विंग्स होती हैं उनका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन फंक्शन दोनों का सेम है, क्या, उड़ने के काम आते हैं, ठीक है। दिस इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, क्यों, क्योंकि देखिए इनका जो पैटर्न है विंग्स का वो अलग अलग है, ठीक है, लेकिन दोनों का काम क्या है, एक है। तो ये एक साथ मीन्स मर्ज हो रहे हैं, मीन्स कन्वर्ज हो रहे हैं, मीन्स इकट्ठे आ रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हम इस चैप्टर का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जो कई बार 5 मार्क्स में भी आ जाता है। इसका नाम है नेचुरल सिलेक्शन ऑफ मोथ इन इंग्लैंड। इस क्वेश्चन को आप बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार कीजिएगा, चाहे आपका जो भी बोर्ड हो, ठीक है, वो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसे मैंने इसे लिखा है आपको भी इसे इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या प्रोसेस था। In 8050s, it was observed that there were more white-wing moth on tree than dark-wing। 1850 में हमने ये ऑब्जर्व करा एक एरिया में कि जो वाइट विंग कलर के मोथ हैं एक प्लांट पे वो ज़्यादा है कंपेयर टू डार्क विंग से, मीन्स डार्क विंग से जो वाइट विंग्ड मोथ हैं वो ज़्यादा है। दिस इज बिकॉज बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन ट्री ट्रंक वाज कवर्ड बाय वाइट कलर लाइकेन। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, इंडस्ट्रीज लगने से पहले जो ट्री ट्रंक है उस पे वाइट कलर के लाइकेंस रहते थे। तो वाइट बैकग्राउंड में जो वाइट कलर के विंग्ड मोथ थे वो अपने आप को हाइड कर लेते थे, जिसकी वजह से वो सरवाइव कर पाते थे। और जो डार्क विंग मोथ हैं वो अपने आप को हाइड नहीं कर पाते थे और प्रीडेटर के द्वारा इजिली पिकड अप हो जाते थे, मीन्स प्रीडेटर उन्हें इजिली देख के खा लेते थे, ठीक है। तो इस वजह से जो वाइट विंग मोथ थे वो ज़्यादा थे और डार्क विंग मोथ कम थे इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले। अब हम वही बात करें आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मीन्स जब इंडस्ट्रीज लग गई उसके बाद क्या हुआ, इन 1920 मोर डार्क मोथ ऑब्जर्व इन सेम एरिया। सेम एरिया में हमने ऑब्जर्व करा कि जो डार्क विंग्ड मोथ है वो ज़्यादा है। ऐसा क्यों, दिस इज बिकॉज द ट्री ट्रंक बिकम डार्क ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक। क्योंकि जो ट्री का ट्रंक है वो डार्क कलर का हो गया था इंडस्ट्रियल स्मोक की वजह से। और आपको अगर पता होगा या शायद पता होगा कि जो लाइकेंस है वो हमारे पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, मीन्स वो जिस एरिया में पॉल्यूशन होता है वहाँ पे नहीं पाए जाते। तो अगर उस एरिया में हमने इंडस्ट्रीज लगा दी तो इंडस्ट्रीज से क्या हो रहा है, हमारा स्मोक क्रिएट हो रहा है और स्मोक की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, तो वहाँ पे हमारे लाइकेंस नहीं रहते। लाइकेंस नहीं है तो बैकग्राउंड हमारा वाइट नहीं होगा, कैसा होगा, डार्क होगा। और अगर हमारा बैकग्राउंड डार्क है तो इस कंडीशन के अंदर जो वाइट विंग मोथ हैं वो अपने आप को हाइड नहीं कर पाएंगे और प्रीडेटर के द्वारा इजिली पिकड अप हो जाएंगे। और जो हमारे डार्क विंग मोथ हैं वो अपने आप को हाइड कर लेंगे और वो आगे सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। सो ये हमारा क्या तरीका है, ये हमारा क्या मेथड है, नेचुरल सिलेक्शन। ये एक प्रोसेस है नेचुरल सिलेक्शन का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे किसी भी ह्यूमंस ने कोई रोल नहीं प्ले करा, सब रोल क्या था, किस चीज का था, नेचर का। मीन्स अगर लाइकेंस थे तो लाइकेंस की वजह से प्लांट का कलर वाइट हो जाता था, यानी ट्रंक का कलर वाइट हो जाता था, उसमें वाइट कलर के जो मोथ थे वो अपने आप को हाइड कर लेते थे तो वो सर्वाइव कर पाते थे। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद लाइकेंस हट गए ट्री के ट्रंक से, तो वहाँ पे वो ट्री का ट्रंक डार्क हो गया, जिसकी वजह से डार्क विंग मोथ अपने आप को अच्छे से हाइड कर पाए और वाइट विंग मोथ नहीं कर पाए, और वाइट विंग मोथ जो है वो इजिली पिकड अप हो गए प्रीडेटर की वजह से। तो ये हमारा क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में, ठीक है, और हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन के बारे में जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चीज़ को एनसीईआरटी में भी रीड करिएगा और नोट्स अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।